नमस्कार सभी को। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं से हिंदी का पाठ 2 लासा की ओर। लासा की ओर लिखा है राहुल सांकृत्यायन जी ने। ठीक है ना। इससे पहले हम 2 पाठ पढ़ चुके हैं। पहला प्रेमचंद जी का लिखा हुआ दो बैलों की गाथा और एक व्याकरण में पढ़ा है वाक्य, है ना। अब हम तीसरा पाठ हमारा पढ़ रहे हैं लासा की और राहुल सांकृत्यायन जी का, है ना। राहुल सांकृत्यायन जी जो है वो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, आजमगढ़ जिले के। 1893 में इनका जन्म हुआ है और इन्होंने यात्रा वृत्तांत लिखा है। पहले ये हिंदू धर्म के थे, लेकिन भगवान बुद्ध के शरण में जाने के बाद इन्होंने श्रीलंका में जाकर के अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। तब से ये राहुल सांकृत्यायन हो गए हैं, है ना। इन्होंने दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, वोल्गा से गंगा, भावो नहीं दुनिया को, बदलो, दिमागी गुलामी, धुमक्कड़ शास्त्र जैसी रचनाएं लिखी हैं। अब इन्होंने तिब्बत की यात्रा की थी, है ना। लासा जो है वो जगह का नाम है, लासा जो है वो तिब्बत की राजधानी है। तो इन्होंने तिब्बत की यात्रा की थी और उस यात्रा के समय इन्होंने जो जो अनुभव किया है वो इस पाठ में, इस रचना में उन्होंने लिखा है। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि तिब्बत का सामाजिक जीवन कैसा था, तिब्बत की यात्रा कैसी थी, तिब्बत के समय क्या था, है ना। वो सब हम इस पाठ में पढ़ेंगे। तो आप इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और इसमें आप इसी वीडियो में और अगले वीडियो में आपको मिल जाएंगे कि जो पीछे पाठ में जो प्रश्न हैं उनके उत्तर भी आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे। तो आपको ये ध्यान से सुनना भी है ना। यात्रा वृतांत का मतलब है कि यात्रा करते समय जो भी अनुभव किया है उसको लिखना, है ना। चलिए, सबसे पहले नेपाल तिब्बत मार्ग, है ना। मैंने पाठ को पूरी तरह से सारांश के रूप में यहाँ पर लिख दिया है। तो नेपाल तिब्बत मार्ग, नेपाल और तिब्बत का मार्ग जो था, है ना। पहले क्या होता था कि भारतीय लोगों को तिब्बत की यात्रा करने पर प्रतिबंध लगाया हुआ था, उन्हें तिब्बत की यात्रा करने के लिए अनुमति नहीं थी, है ना। वो और नेपाल के मार्ग से भारत और तिब्बत का व्यापार होता था, लेकिन और लेखक ने चीन से होते हुए तिब्बत की यात्रा की थी। चलिए, प्रस्तुत यात्रा वृतांत में उस समय का वर्णन है जब फरी कलिंगपोंग का रास्ता नहीं खुला था। फरी कलिंगपोंग तिब्बत की एक जगह का नाम है। तब नेपाल रास्ते से तिब्बत में हिंदुस्तान का व्यापार किया जाता था। इस रास्ते पर अनेक सैनिक चौकियां और किले भी थे और बहुत से किलों में किसानों ने अपना बसेरा बना लिया था और कई फौजियों के मकान ढह चुके थे या गिर चुके थे। वहाँ पर बहुत बड़े बड़े किले भी थे, लेकिन उन किलों पर किसानों ने अपना हक जमा लिया था, अपना कब्जा जमा लिया था। और उस यात्रा में जगह जगह पर पुलिस की चौकियां भी थी और सैनिकों के या फौजियों के घर भी थे, लेकिन उन फौजियों के घर पूरी तरह से ढह चुके थे। वो पूरी तरह से ढह इसलिए चुके थे क्योंकि वहाँ पर सरकार फौजियों पर, सैनिकों पर, पुलिसों पर इतना ध्यान नहीं देती थी। उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी या उनके लिए कोई फंड की व्यवस्था भी नहीं थी। अगला है तिब्बत का सामाजिक जीवन। तिब्बत का सामाजिक जीवन इस तरह से था कि यहाँ पर पर्दा प्रथा नहीं थी, मतलब महिलाओं को पर्दा प्रथा करने की आवश्यकता नहीं थी, कोई ऐसा नियम नहीं था। वहाँ जाति पात नहीं था, वहाँ छुआछूत जैसी कोई भी प्रथा नहीं थी या कोई वह प्रचलन नहीं था, है ना। व्यक्ति स्वतंत्र होकर जी सकता था। तो जब स्वतंत्र होकर जी सकता था तो वो वहाँ पर कोई भी व्यक्ति किसी के भी घर में जाकर अपना भोजन बना सकता था। तो लेखक ने भी ये अनुभव किया कि जब वो यात्रा कर रहा था, जब उसको चाय पीनी थी तो वो किसी एक व्यक्ति के घर में गया और उसने अपनी स्वयं की चाय बना करके ले आया, है ना। वहाँ पर ये अनुमति भी थी कि आप अपने, या तो आप अपना सामान दे दीजिए तो वो घर वाला अपना आपको भोजन बना कर दे देगा, या फिर आप स्वयं भी उसके घर में जाकर के अपना भोजन तैयार कर सकते हैं या उसके घर में रुक सकते थे, है ना। निम्न श्रेणी के भिखमंगे को छोड़कर वहां पर सभी को घर में घुसने की अनुमति। निम्न श्रेणी के भिखमंगों को इसलिए अनुमति नहीं थी क्योंकि लोगों को डर था कि इसके पास तो कुछ है नहीं, वो चोरी कर लेगा, इसलिए वो निम्न श्रेणी के भिखमंगों को घर में घुसने की अनुमति नहीं थी। बाकी सभी लोगों को घर में घुसने की अनुमति थी, है ना। तो इस तरह से वहाँ का सामाजिक जीवन था कि वहाँ पर किसी भी तरह की कोई रोक टोक नहीं थी, सब स्वतंत्र विचारधारा के लोग थे सब। और बहुत सारे लोग वहाँ पर धार्मिक विचारधाराओं के भी लोग थे। वहाँ पर जिस तरह से ये कलेवा पहना हुआ है ना,
तो इस तरह के लोग वहाँ पर कलेवा भी पहनते थे, हाथों में नाड़ा भी बांधते थे और धर्म को भी मानते थे, है ना। तो धार्मिक दृष्टि से भी वहाँ के लोग उन्नत थे। लेखक की यात्रा की शुरुआत। अब लेखक ने अपनी यात्रा की शुरुआत कहाँ से की? लेखक ने अपनी एक यात्रा की शुरुआत चीनी किले से की, है ना। चीन में एक किला था जो उस किले से उन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत की। उस समय एक तिब्बती आदमी राहदारी मांगने के लिए लेखक के पास आया। राहदारी का मतलब होता है कि यात्रा के समय जो टैक्स लगाया जाता है, जो कर लगाया जाता है, उसको राहदारी कहा जाता है तिब्बत की भाषा में, है ना। तो वो जब उससे टैक्स मांगने के लिए आया तो उसने अपने साथ में उसका एक दोस्त था सुमति, है ना। सुमति का परिचय दिया, उसकी परिचय दे दी कि मैं सुमति का दोस्त हूँ। तो वहाँ पर उससे टैक्स नहीं लिया गया, है ना। उसको जाने की अनुमति दे दी क्योंकि वहाँ पर जान पहचान के लोगों का काम आसानी से कर दिया जाता था। तो सुमति वहाँ का एक प्रसिद्ध व्यक्ति था और लेखक का दोस्त भी था, तो उसने उसको जाने की अनुमति दे दी, है ना। वो दिन के समय में जा रहा था तो उसको अनुमति मिल गई। लेकिन एक प्रसंग ये भी आता है इस पाठ में, इस यात्रा वृतांत में, कि लेखक जब यात्रा से लौटते समय आता है तो उसी गांव में, उस थोंगला गांव में उसको रहने के लिए जगह नहीं दी जाती। जबकि जब वो जाता है तब वो भिखमंगे की वेश में होता है, तब वो बहुत ही दरिद्र स्थिति में होता है, तब उसको बहुत अच्छा रहने के लिए मकान मिल जाता है, भोजन मिल जाता है, समय से चाय मिल जाती है। लेकिन जब वो लौट करके आता है तब तो बहुत अच्छी स्थिति में होता है ना, भिखमंगे के वेश में नहीं होता है। तब भी उसको रहने के लिए जगह नहीं मिलती है ना। क्योंकि जाते समय, इसका एक ही कारण, ये पाठ में प्रश्न भी आया है, तो इसका एक कारण ये है कि जब वो जाता है तब वो सुमति की पहचान बताता है और साथ ही वो दिन के समय में जाता है तो लोग उसको रहने के लिए जगह देते हैं और पहचान होने के कारण उसको जगह मिल जाती है। लेकिन जब वो लौट कर आता है तब वो रात के समय में आता है और रात के समय में वहाँ पर लोग शराब पी करके नशे में हो जाते हैं। तब उन्हें इतनी भी सुध नहीं होती है कि ये कोई पहचान वाला है या भद्र व्यक्ति है या चोर है। वो सभी को एक दृष्टि से देखते हैं, सभी को एक तरह से देखते हैं। तो इसी गलतफहमी के कारण उसको लौटते समय रहने के लिए जगह नहीं मिल पाई है। तो इस बात का भी लेखक ने इस यात्रा वृतांत में वर्णन किया। चलिए अगला है निर्जन स्थल ढांडे। ढांडे एक जगह का नाम है ना। निर्जन मतलब वहां पर कोई भी व्यक्ति नहीं रहता। अब क्यों नहीं रहता वहां पर, उसको देखते हैं। ढांडे तिब्बत का सबसे खतरनाक स्थान है। ढांडे जो है वो तिब्बत पूरे राज्य का, पूरे देश का एक सबसे खतरनाक इलाका है, सबसे खतरनाक क्षेत्र है। जैसे हमारे यहाँ बात करें तो चंबल की घाटी ना, चंबल की घाटी जितना हमारे यहाँ खतरनाक क्षेत्र है वैसे ही वहाँ पर ढांडे है ना। ढांडे जो है वो बहुत ऊंचाई वाला, मतलब 16 से 17,000 फीट ऊपर है, समुद्र तल से 16 से 17,000 की फीट ऊंचाई पर वो क्षेत्र है ना, ऊंचाई पर है। लेखक और उसके साथी को इस पार जाना था, है ना। अब उसको जिस जगह पर जाना था, उस लेखक को अपने स्थान पर पहुंचने के लिए इस ढांडे को पार करना था, इस ऊंचाई वाले क्षेत्र को पार करना था, इस निर्जन क्षेत्र को पार करना था, तभी वो अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच सकता था, है ना। लेखक और यह स्थान निर्जन है इसलिए डाकुओं का के लिए सबसे अच्छी जगह है ना। ये ऊंचाई वाली जगह है और यहाँ पर कोई भी व्यक्ति आता जाता नहीं है, तो यहाँ पर डाकू लोग बहुत आसानी से, चोर लोग बहुत आसानी से छिप सकते हैं। उनके लिए ये स्थान बहुत ही अच्छा था, है ना। काफी ऊंचाई होने के कारण दोनों तरफ मीलों तक कोई भी गांव नहीं थे, है ना। ये बहुत ऊंचाई पर था तो इसके दोनों तरफ काफी दूर दूर तक, काफी किलोमीटर दूर तक कोई भी गांव नहीं थे। तो लोग नहीं थे, है ना। लोगों को डाकुओं का भय बना रहता था। जब भी वो कोई व्यक्ति उस रास्ते को क्रॉस करता था, आता जाता था, तो उनको हमेशा डर था कि यहाँ पर कोई डाकू होगा और वो हमको लूट लेगा, है ना। उसके बाद देखते उसके पास कुछ पैसा वगैरह हो तो वो लूट। अब क्या होता था कि डाकू लोग जो वहाँ होते थे तो सबसे पहले वो क्या करते थे, उस व्यक्ति को पकड़ लेते थे। पकड़ने के बाद उसको मार देते थे। मारने के बाद उनके पास जितना भी सामान हो वो लूट लेते थे, है ना। और साथ ही उस जगह पर कानून व्यवस्था बहुत ही कमजोर थी, है ना। इस बात का भी लेखक ने अपनी यात्रा वृतांत में वर्णन किया है कि वहाँ पर कानून व्यवस्था बहुत ही लचर थी, बहुत ही ढीली थी, वहाँ पर बहुत ही कमजोर थी, कानून व्यवस्था अच्छी नहीं थी, है ना। वो क्यों नहीं थी? क्योंकि सरकार जो थी वहाँ की, तिब्बत की सरकार खुफिया एजेंसियों, खुफिया विभाग, पुलिस विभाग, सैन्य विभाग पर ज़्यादा खर्च
नहीं करती थी, उनको सुविधाएं नहीं देती थी, उनको सिर्फ वेतन देती थी कि आप काम कर रहे हैं तो आपको आपकी रोज का वेतन दे दिया जाता था। इससे ज़्यादा उन्हें कुछ भी नहीं दिया जाता था। तो सैनिक भी काम ठीक से नहीं करते थे। हथियार के संबंध में भी बात की है कि हथियार लोग खुलेआम हथियार लेकर घूमते थे, है ना। अपनी सुरक्षा के लिए लोग अपने पास बंदूक रखते थे या लठ रखते थे या डंडे लेकर के या तलवार लेकर के या चाकू छुरी लेकर के वो खुलेआम घूमते थे। उन्हें किसी बात का डर नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि उनको अपनी सुरक्षा की ज़्यादा जिम्मेदारी थी, इसलिए वो लोग वहाँ पर घूमते थे, है ना। क्योंकि लेखक और उसके साथी दोनों भिखमंगे वेश में थे। जब वो जा रहे थे तो वो दोनों भिखारी की दशा में थे, इसलिए उन्हें डाकुओं का भय नहीं था। क्योंकि डाकुओं को मालूम था कि भिखारी लोग हैं, इनके पास तो कुछ मिलेगा नहीं हमें माल, है ना, इनके पास कोई पैसा थैला होगा नहीं, तो वो लोग उनको कुछ नहीं करते थे। लेकिन जो मालदार व्यक्ति थे उनको वो मार देते थे, भिखारियों को कुछ नहीं करते थे। तो इसलिए उनके पास कोई डर नहीं था। इन्हें कोई ऐसी खतरनाक सूरत दिखाएंगे कि वे अपनी टोपी उतारकर और जीभ निकाल कर भी अब ये था कि यदि उनके पास एक कला ये भी थी कि भिखमंगों के पास कि यदि उन्हें कोई रोकेगा भी तो वो क्या करते थे कि अपनी टोपी निकालते थे, जीप निकाल करके उनसे दया की भीख मांग लेते थे कि आप ही हमें पैसा दे दो मालिक, आप ही हमें खाने को कुछ दे दो। तो उल्टा वो उन्हीं लोगों से भीख मांगना शुरू कर देते। तो डाकू लोग भी उनसे परेशान हो गए थे, इसलिए उनको नहीं रोकते थे और चले जाने दिया करते थे। तो ये हमारा ढांडे, जो निर्जल स्थल ढांडे है, उसका वर्णन उन्होंने इस तरह से किया है ना। अभी अगले वीडियो में हम देखेंगे कि लेखक का रास्ता भटकना और बाकी सारी चीज़ें हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, है ना। तो आप इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और साथ ही बुक को पढ़िएगा, आपकी किताब को बार बार आप पढ़िएगा, तो आपको बहुत जानकारियाँ इसमें मिल जाएगी।